नमस्कार लर्नर्स। आज की हमारी इस चर्चा का केंद्र है एक ऐसा विषय जो हमारे संविधान की धुरी है, भारत का राष्ट्रपति। प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से यह विश्लेषण उन सभी महत्वपूर्ण संवैधानिक तथ्यों और अनुच्छेदों को एक बहुत ही सुव्यवस्थित ढांचे में पिरोने पर केंद्रित है। आगे बढ़ने से पहले जरा आज के रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। शुरुआत करेंगे सर्वोच्च पद की नींव से, फिर कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियों को समझेंगे। इसके बाद आपातकालीन शक्तियों पर बात होगी और अंत में कुछ बेहद जरूरी तथ्यों का एक क्विक रिवीजन करेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस सर्वोच्च पद की नींव के बारे में। संविधान के भाग 5 का अनुच्छेद 52 बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और सच कहें तो पूरी संवैधानिक संरचना की शुरुआत यहीं से होती है। अब अनुच्छेद 58 को देखते हैं, जहां ये 35 का नंबर बहुत ही खास है। ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम उम्र तय करता है। उम्र के साथ साथ उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना और लोकसभा सदस्य बनने के योग्य होना भी एकदम अनिवार्य है। और हाँ, अनुच्छेद 59 ये भी साफ कर देता है कि इस पद पर रहते हुए कोई और लाभ का पद नहीं लिया जा सकता। यहाँ एक बड़ा ही स्वाभाविक सा सवाल जहन में आता है, जब आम जनता इस पद के लिए सीधे वोट नहीं डालती तो राष्ट्रपति का चुनाव असल में होता कैसे है? इसका सीधा सा जवाब हमें अनुच्छेद 54 में मिलता है, जो बताता है कि राष्ट्र के प्रमुख को चुनने की असली मतदान शक्ति किसके पास है। और वो जवाब है इलेक्टोरल कॉलेज, यानी निर्वाचक मंडल। इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिर्फ निर्वाचक यानी चुने हुए सदस्य ही हिस्सा लेते हैं, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हों या फिर राज्यों, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के विधायक। जो सदस्य मनोनीत होते हैं वो इस पूरे प्रक्रिया से बाहर रहते हैं। अब अगर पद से हटाए जाने की बात करें तो अनुच्छेद 61 को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। इसमें महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है, जो संसद द्वारा शुरू की जाने वाली एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 5 साल का कार्यकाल खत्म होने से पहले राष्ट्रपति को हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार है, और वो है संविधान का उल्लंघन। आइए अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, कार्यपालिका और विधायी शक्तियां। देखते हैं कि कैसे यह सब राज्य के इंजन को चलाता है और कागजों पर दी गई इन व्यापक शक्तियों का क्या मतलब है। कार्यपालिका शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 53 के तहत संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन असल व्यवहार में अनुच्छेद 74 के मुताबिक एक मंत्री परिषद होती है जो उन्हें सलाह देती है। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, और अनुच्छेद 77 ये सुनिश्चित करता है कि सरकार के सभी काम औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएं। विधायी ढांचा भी कुछ कम रोचक नहीं है। अनुच्छेद 79 बताता है कि संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं है, राष्ट्रपति इसका एक अटूट हिस्सा है। उनके पास अनुच्छेद 85 के तहत सत्र बुलाने की शक्ति है। अगर कोई गतिरोध हो तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाने की ताकत है। और सबसे अहम बात, अनुच्छेद 111 के तहत किसी भी बिल के कानून बनने के लिए उनकी आखिरी मोहर लगनी ही चाहिए। अब जरा एक बेहद दिलचस्प संवैधानिक टूल पर नजर डालते हैं, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जरा सोचिए, देश को रातों रात किसी कानून की जरूरत पड़ जाए और संसद का सत्र न चल रहा हो। ऐसे वक्त में राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश बिल्कुल संसद के कानून जितनी ही ताकत रखता है। शासन व्यवस्था बिना किसी रुकावट के चलती रहे, इसके लिए ये एक बेहतरीन व्यवस्था है। चलिए अब बात करते हैं वित्तीय कर्तव्यों और न्यायिक जिम्मेदारियों की। बजट और न्याय का ये संतुलन समझना भी बहुत जरूरी है। वित्तीय मोर्चे पर देखा जाए तो कई बड़े आर्थिक कानूनों को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। इसमें सबसे बड़ा नाम है अनुच्छेद 112 का, जिसके तहत वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं, राष्ट्रपति के नाम से ही संसद में रखा जाता है। कोई भी अनुदान की मांग या वित्त विधेयक बिना उनकी अनुमति के आगे बढ़ ही नहीं सकता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने में भी इस पद की भूमिका बहुत अहम है। देश की सबसे बड़ी अदालतों यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत सीधे राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अब आते हैं अनुच्छेद 72 पर, जहां दया याचिकाओं के इन 5 विशिष्ट प्रकारों का जिक्र है। परीक्षाओं में अक्सर इनके बीच का फर्क पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्षमा का मतलब है पूरी तरह दोषमुक्त कर देना।
परिहार में सजा की प्रकृति बदले बिना उसकी अवधि कम की जाती है। प्रविलंबन का अर्थ है किसी सजा पर अस्थायी रोक लगाना। लघुकरण में किसी कठोर सजा को हल्की सजा में बदल दिया जाता है। और अंत में विराम, जहां गर्भावस्था जैसी किसी विशेष परिस्थिति की वजह से सजा कम कर दी जाती है। इसके बाद हम पहुंचते हैं आपातकालीन शक्तियों पर। ये वो असाधारण और शक्तिशाली संवैधानिक प्रावधान हैं जिन्हें देश पर आने वाले सबसे बड़े और गंभीर संकटों से निपटने के लिए बनाया गया है। इन शक्तियों को मुख्य रूप से 3 अनुच्छेदों में रखा गया है। अनुच्छेद 352 तब लागू होता है जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय राष्ट्रीय आपातकाल की नौबत आए। अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल राज्यों में संवैधानिक तंत्र के फेल हो जाने पर होता है, जिसे आमतौर पर राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से जुड़ा है। किसी भी बड़े संकट से देश को सुरक्षित निकालने के लिए ये शक्तियां दी गई हैं। चर्चा के इस आखिरी हिस्से में आइए कुछ बेहद जरूरी तथ्यों का रिवीजन करते हैं। अब समय है कागजों पर दर्ज इन विशाल शक्तियों के पीछे की असली संवैधानिक सच्चाई को समझने का। भारत के संसदीय लोकतंत्र की असली खूबसूरती इसी बात में छिपी है। एक तरफ हमारे राष्ट्रपति हैं जो कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रमुख हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद है जिनके पास वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि संविधान द्वारा दी गई वो सारी बड़ी बड़ी शक्तियां असल में मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर ही इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ सीधे सीधे ऐतिहासिक तथ्य भी हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और वर्तमान में ये सर्वोच्च पद द्रौपदी मुर्मू जी के पास है। और हाँ, उनका आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र प्रमुख आवासों में से एक है, जिसमें 340 से भी ज्यादा कमरे हैं। है ना कमाल की बात। प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से देखा जाए तो स्क्रीन पर दिख रहे ये अनुच्छेद सबसे ज्यादा हाई यील्ड माने जाते हैं। अनुच्छेद 52 से लेकर 360 तक का ये सफर, चाहे कोई भी बड़ी परीक्षा हो, इन अनुच्छेदों को उंगलियों पर याद रखना यकीनन सफलता की एक बड़ी चाबी साबित हो सकता है। आज की इस विस्तृत चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। नाम मात्र के प्रमुख और वास्तविक कार्यपालिका के बीच का ये नाजुक सा संतुलन भारत के संसदीय लोकतंत्र की स्थिरता को कैसे बनाए रखता है? ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने शक्तियों का ये बंटवारा कितनी गहरी सूझबूझ के साथ किया था। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।